जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे कि भारत माता की जय नारा सबसे पहले किसने दिया था और भारत माता का चित्र सबसे पहले किसने बनाया था। सबसे पहले हम 1873 में जब भारत की आज़ादी की लड़ाई आगे की ओर बढ़ रही थी, मतलब सब लोग आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस समय 1873 में किरण चंद्र बनर्जी नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने भारत माता एक नाटक लिखा और 1873 में प्रदर्शित किया। जब प्रदर्शित किया तो लोगों ने देखा और भारत माता की जय, ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने भारत माता नाटक देखने के बाद ही भारत माता की जय बोलने लगे थे। एक इनके बाद आते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने एक उपन्यास लिखा। उस उपन्यास का नाम क्या था? आनंद मठ। आनंद मठ 1882 में लिखा गया था। इसी आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया था। ठीक है। इनके बाद बिपिन चंद्र पाल है ना, वो क्या किया ना, एक विश्व और एक देश जैसे विचारों को जोड़ा बिपिन चंद्र पाल। फिर अब भारत माता की चित्र जो है वो कैसे बनी, देखिए भारत माता की चित्र अबानी द्रथ नाथ टैगोर एक व्यक्ति थे। हम यहाँ पर लिखे हैं नाम उनका। देखिए अंबानी होता है ना, अंबानी कैसे लिखा था? अम बा, तो आप अ हटा दीजिए, आप लिखिए अबानी द्रनाथ टैगोर ने एक ऐसा 4 भुजा वाली एक देवी का चित्र बनाया, पेंटिंग बनाया, जिसमें से एक हाथ में क्या था? बुक था, और जो उजला साड़ी पहनकर मतलब पेंटिंग बनाया था, उन्होंने बनाया था पेंटिंग, जिससे लोगों को लगा ना कि हाँ मतलब कि देशभक्त यानी राष्ट्रवादी भावना जागृत हुआ। सिस्टर निवेदिता जो कि स्वामी विवेकानंद की क्या थी? चेला थी। उन्होंने उस जो पेंटिंग बनाया था ये अबानी द्रथनाथ टैगोर ने, उस पेंटिंग के पीछे क्या की सिस्टर निवेदिता नाम, उस पेंटिंग के पीछे नीचे मतलब कि पेंटिंग के नीचे हरियाली कर दी, मतलब घास की तरह हरियाली बना दी, और पेंटिंग के पीछे क्या कर दी? आसमान नीला कलर दर्शा दी, और उस पेंटिंग के पैर पर फूल कमल के 4 चढ़ा दी, जिससे उसका उस सिस्टर निवेदिता का यह उद्देश्य था। इस पेंटिंग को बनाने के लिए वो कहती थी ना कि भारत माता भारत के बच्चों को शिक्षा दीक्षा कपड़ा और अन्न देती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा भारत माता का पेंटिंग का, भारत माता का फोटो कैसे बना और भारत माता की जय नारा कैसे है। अब हम चलते हैं अपने भारत की नक्शा की ओर। देखिए ये जो है हमारा भारत है। इस भारत के नक्शा को बनाने में बहुत से लोगों ने योगदान दिया है, जो कि कुछ लोगों का नाम आता है। देखिए सबसे पहले तो एक हम व्यक्ति का नाम देना चाहते हैं, इरेटोस्थनीज। उस व्यक्ति का नाम था इरेटोस्थनीज, जो कि भूगोल का जनक है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें भूगोल का जनक कहते हैं। उन व्यक्ति का नाम था इरेटोस्थनीज। देखिए इरेटोस्थनीज नाम के एक व्यक्ति थे। इनको सिकंदर 300 ईसा पूर्व में बोला ना कि आप भारत का मानचित्र बनाइए। फर्स्ट टाइम बोला था सिकंदर, बोला था इनसे 300 ईसा पूर्व में कि आप भारत का मानचित्र बनाइए। सिकंदर के कहने पर ये इन्होंने बनाया था। फिर इनके बाद एक व्यक्ति है हेकाटेयस नाम के, हेकाटेयस नाम के व्यक्ति है। जब इन्होंने मानचित्र बनाया 550 से लेके 476 ईसा पूर्व तक, इन्होंने जब मानचित्र बनाया था तो उसमें भारत शब्द का उल्लेख किया था। फिर जब ये हो गया, देखिए जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें बंगाल के शासक सिराजुद्दौला था, उसको अंग्रेजों ने हरा दिया। जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया तो बंगाल पर पूरी तरफ से कब्जा कर लिया। जब बंगाल पर कब्जा किया तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम लोग बंगाल के लोगों से कर ले लें। तो कर लेने के लिए तब सबसे पहले तो हमें पता करना था कि सीमा कहाँ तक है। उस समय सीमा नहीं था, तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि चलो कि बंगाल की सीमा को बनाते हैं, मानचित्र बनाओ। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में से एक व्यक्ति, उसी सेना में से, अंग्रेजों के सेना में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था जैक विलियम लैम्बर्टन। उस व्यक्ति का नाम था जैक विलियम लैम्बर्टन। इसको शॉर्टकट में आप लैम्बर्टन भी बोल सकते हैं। ये जो जैक विलियम लैम्बर्टन जो था ना, ये जो था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेना था।
इन्होंने त्रिकोणमिति का विषय था, तो इन्होंने क्या किया ना, जब इनको अंग्रेजों ने बोला कि आप भारत का मानचित्र बनाइए। इन्होंने जब बनाना शुरू किया तो नीचे से शुरुआत की, यानी मद्रास से बनाते बनाते 18 साल तक इन्होंने बनाया। इनसे 18 साल तक 1/3 भी कंप्लीट ना हो पाया, जिससे इन्होंने 18 साल तक काम करने के बाद सेवानिवृत्ति ले ली। फिर इनके जगह पे एक व्यक्ति आए जिसका नाम था क्या था, जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक, जॉर्ज एवरेस्ट नाम के व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया थे कि ये जैक विलियम लैम्बर्टन जो थे, लैम्बर्टन आप बोल सकते हैं शॉर्टकट में, लैम्बर्टन जो थे, इन्होंने तो मद्रास से बनाते हुए इधर तक आए थे, मतलब 1/3 कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ये जो जैक विलियम है ना, जैक एवरेस्ट जो है ना, इन्होंने इन्हीं को कॉपी कर, मतलब इन जो जहाँ तक इन्होंने बनाया था लैम्बर्टन ने, यहाँ तक गए। और ये जॉर्ज एवरेस्ट है ना, बनाते बनाते उत्तर में हिमालय तक पहुंच गए। जब हिमालय तक पहुंचे तो हिमालय का विस्तार जो था तिब्बत और नेपाल दोनों में था। तो नेपाल के लोगों ने अंग्रेजों को अपने देश में आने से अनुमति माना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था यदि अंग्रेजों ने मेरे देश में आया तो ये हमें भी भारत की तरह गुलामी बना सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने अंग्रेजों को आने नहीं दिया, जिसके चलते इन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट को त्रिकोणमिति विधि से मापा ना, तो 99.75% सही नापा हाइट, माउंट एवरेस्ट के हाइट नापा जो इन्होंने सही नापा। तो इन्हीं के नाम पे जॉर्ज एवरेस्ट है ना, इन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट रखा गया है, माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट नाम कैसे पढ़ा, तो इन्हीं के नाम से पढ़ा। इन्होंने जब नापा ना, तो 99.75% जो नापा तो ये सटीक था, तो इसीलिए इनके नाम पर पढ़ा गया। तो हम कह सकते हैं ना, लैम्बर्टन और जैक और जॉर्ज एवरेस्ट के योगदान से भारत का ये नक्शा बना। आप समझ गए भारत का नक्शा कैसे बना। अब हम चलते हैं अपने भारत के नक्शा की ओर चलते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला हमारा राज्य कौन सा है, पहला राज्य है गुजरात। उसके बाद है राजस्थान। जो आप देखिए, जो आप राजस्थान देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 जिला पड़ता है, जो दक्षिण जिला है। एक जिला का नाम क्या है, डूंगरपुर, और दूसरे जिला का नाम क्या है, बांसवाड़ा। डूंगरपुर में गांव है, खिड़की साइड गांव है। उस गांव से जो ये है ना रेखा, कर्क रेखा, उस गांव से होकर छू कर गुजरती है, जो कि बांसवाड़ा जिला है, उस जिले से बीचों बीच गुजरती है। तो राजस्थान के बाद हमारा किस में आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा मिजोरम करके ऐसे गुजरती है। एक बार एग्जाम किया था एनटीपीसी में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों को गुजरती है। पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। दूसरा है राजस्थान। आप जब राजस्थान का नाम लीजिएगा तो आप एकदम थोड़ा सा दो जिला है उससे सटीक करता है, बांसवाड़ा जिला है और दूसरा कौन है, डूंगरपुर जिला, उससे सटीक मतलब सट के रेखा जाती है कर्क रेखा। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश तीसरा, फिर चौथा है छत्तीसगढ़, और 5वां है झारखंड, 6ठा है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद है 7वां त्रिपुरा, और 8वां है मिजोरम। ये हो गया कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों को गुजरती है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि मतलब कि भारत के जो राज्य है ना, राज्य जो है समुद्री तट पर कितने हुए हैं। देखिए समुद्री तट पर राज्य है भारत के 9, कितने हैं 9, जो कि 6100 किलोमीटर तक है। सिर्फ उसमें से एक ऐसा गुजरात जो है ना, वो सिर्फ 1600 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना, समुद्री तट पर। देखिए यहाँ से लेके ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा है ना, ये है समुद्री तट, भारत का राज्य है। ये 9 है, कौन कौन 9 है, देखिए कौन सा 9 है। सबसे पहले आप ध्यान से इसको याद कैसे, देखिए गुजरात है जो कि 1600 किलोमीटर है, सिर्फ अकेली सबसे बड़ा है समुद्री तट राज्य, ठीक है ना, 1600 किलोमीटर। इसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए गुजरात और महाराष्ट्र 2 हो गया, और कर्नाटक केरल ये 2 हो गया। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है गोवा है, इन दोनों के बीच में गोवा जोड़ता है। इधर हमारा कितना हुआ, 5 हो गया, कर्नाटक केरल 2, गुजरात महाराष्ट्र 2, 4, और ये गोवा 5 हो गया। अब इधर चलते हैं, ये हो गया तमिलनाडु। उसके बाद हो गया आंध्र प्रदेश 2 ये हो गया, और उड़ीसा हो गया, और पश्चिम बंगाल कितना हुआ 4, यानी 5 और 4 कितना 9 हो गया ना। तो समुद्री
तट है हमारा आज कितना है 9 है, ठीक है ना। जो लंबाई कितना है यहाँ से लेके और यहाँ तक नापिएगा ना तो अंडमान निकोबार नहीं लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप नापिएगा ना तो 168 किलोमीटर है। और सिर्फ गुजरात का आप देखिएगा ना तो गुजरात से कितना है 1600 किलोमीटर है। ये हमारा हो गया समुद्री राज्य। और देखिए हम लोग रंग के बारे में देखते हैं। रंग के बारे में मतलब मैप में रंग क्या होता है। देखिए आप एक बात यहाँ से देखिए, आप इसको देख रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी में समुद्र है। देखिए आप ध्यान देखिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रंग कुछ डार्क है और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का है और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का है। ये दर्शाता है ना कि जो जहाँ पर इधर डार्क ज्यादा है, इधर देखिए यहाँ पर डार्क ज्यादा है ना, तो यहाँ पर समुद्र जो है ना बहुत गाढ़ा है। और इसके ऊपर थोड़ा सा जो आप ये देख रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा कम मतलब पंचुसुर है, इससे हल्का है, तो यहाँ पर इससे कम गाढ़ा है। और जो आप ये देख रहे हैं ना, इससे ये कम गाढ़ा है। मतलब कि जहाँ पर रंग ज्यादा होगा, यदि समुद्र दिखाएगा वहाँ पर डार्क रंग होगा नीला, तो समझिए कि समुद्र वहाँ पर ज्यादा गहरा है। और थोड़ा पंचुचुर दिखाएगा, समझिए कि समुद्र उतना गहरा नहीं है। और देखिए जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ को मैप में दर्शाता है ब्राउन कलर से। यदि ब्राउन कलर आपको जहाँ मतलब पूरा गाढ़ा दिखाई दिया तो वहाँ पर समझिएगा ना कि पहाड़ की ऊंचाई क्या है, ऊंचा है, सबसे मतलब अधिक ऊंचा है। और जहाँ पर मतलब कि भूरा जो है बहुत कम दिखाई दिया तो आप समझिए कि वहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई कम है। ये हो गया पहाड़ हो गया और ये हो गया पानी हो गया। अब देखिए आपको जब भी हरा देखेगा, हरा ग्रीन, तो आप समझिएगा ना कि समतल भूमि है। क्योंकि आप बोलिएगा कृषि होती है। देखिए समतल भूमि पर ना कृषि होती है, पहाड़ पे थोड़ी ना कृषि होती है, समतल भूमि पर खेती होती है ना। और पीला आपको देखेगा रंग मैप में तो समझिएगा कि मरुस्थल है, मरी हुई भूमि है, ठीक है ना, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो ये हमारा 12 नक्शे में कुछ हुआ, क्या हुआ, रंग हुआ। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा मतलब कि कहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा और कहाँ पर कम पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा देखिए ये है हमारी पृथ्वी, बीचे बीच एक रेखा जाती है, इस रेखा का नाम क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं विषुवत रेखा। और ये रेखा है कर्क रेखा और ये रेखा है मकर रेखा। देखिए ये जो आप कर्क रेखा देख रहे हैं, ये जो गुजरात है ना, गुजरात है यहाँ पर, यानी अपना देश जो है ना इस विषुवत रेखा से ऊपर आई है, नीचे ना है, इस रेखा से ऊपर आई है। इस गुजरात जो है ना, गुजरात यहाँ पर आएगा, ये जो रेखा है ये बीचे बीच से गुजर रहा है ना, तो यानी भारत का जो है ना यहाँ पर आएगा, ये कर्क रेखा है। जो सूर्य होता है ना, सूर्य, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, इन्हीं दो रेखाओं के बीच में घूमता है। मतलब ये हमारा सूर्य हो गया, यहाँ से गया और यहाँ से गया यहाँ गया और यहाँ से गया यहाँ आया, ठीक है ना। तो सूर्य जो है ना, इसका मतलब इधर लाइट नहीं देता है, इधर जाता है लेकिन तिरछा जाता है, क्या रहता है, तिरछा। जो इस सब एरिया है ना इधर लंबा हो जाता है। तो हमारा ये हुआ कर्क रेखा और ये हुआ कर्क रेखा, ये मकर रेखा। सूर्य इन्हीं दो रेखाओं के बीच में घूमता है। और हमारा जो है देश यहाँ पर है, विषुवत रेखा के ऊपर है। सूर्य क्या करता है, इन्हीं दो रेखा के बीच में घूमता है। देखिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य यहाँ से जा रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पर ये कर्क रेखा, कर्क रेखा तो रुक गया, फिर नीचे आएगा, ऐसे है, फिर गया नीचे है, कर्क रेखा मकर रेखा। सूर्य यहाँ तक गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूर्य साल में लंबवत, सूर्य साल में 2 बार लंबवत कहाँ चमकता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो राज्य होगा उधर चमकता है। मान लीजिए कि हमारा कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, यहाँ से यहाँ से सूर्य गया, गया आया, गया आया, तो हम यहाँ से चालू करते हैं, सूर्य हमारा जा रहा है, एक बार इधर चमकते हो गया, लंबवत चमक गया। काहे से देखिए ये जो है ना, आप इसको देखिए, ये जैसे जा रहा है, ये जो इस पर लंबवत चमक रहा है और यहाँ पर जा रहा है ये तिरछा चमक रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक गया कर्क रेखा तक, और फिर जब नीचे आएगा तो एक बार और चमकेगा। यानी मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, देखिए मान लीजिए एक ए बी और सी व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है यहाँ से चला, यहाँ से जाते 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 इसे मिला, इसे मिल लिया, फिर जाएगा यहाँ से, जब यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ जब लौटेगा तो इससे थोड़ी मिलेगा, यहाँ से चल दिया है, तो जब आएगा तो इसे मिलेगा बीच में और यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा।
तो लंबवत सूर्य यहाँ से चल रहा है, सूर्य गया इधर से गया इस पे चमका, फिर गया इसे चमका, जब इधर से घूमा सूर्य तो फिर इस पे चमका कि नहीं, यानी सूर्य लंबवत इस पर चमका, यानी जो भी कर्क रेखा के नीचे भारत के राज्य होंगे उस पर क्या होगा, सूर्य लंबवत चमकेगा 2 बार साल में, ठीक है ना। अब हम लोग भारत की थोड़ा सा भाषाओं के बारे में देख लेते। देखिए भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में राज्यों की मान्यता प्राप्त दी गई है। देखिए यहाँ पर भारत में 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त दी गई, जो कि हमारा है पहला कश्मीरी। कश्मीरी कहाँ बोली जाती है, कश्मीर में, ठीक। सिंधी बोली जाती है इधर गुजरात में, कच्छ जिला है, कच्छ में, इधर गुजरात में कच्छ जिला में सिंधी बोली जाती है, जिसे हम लोग कच्छ में कच्छी कहते हैं उसको भाषा को, ठीक है ना। सिंधी है गुजरात में, कश्मीरी सिंधी, फिर पंजाबी हो गया पंजाब में, हिंदी, देखिए हिंदी हिमाचल प्रदेश, दिल्ली मतलब उत्तर प्रदेश बिहार इस साइड में हिंदी बोली जाती है। उसके बाद हमारा आ गया कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, पश्चिम बंगाल में कहेगा बंगाली, ठीक। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, असम में आसामी, उड़ीसा में उड़िया, फिर गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, अब देखिए तमिल में तमिलनाडु में तमिल, और तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में बोली जाती है, ठीक है ना। और केरल में क्या होती है, मलयालम। इतना राज्य भाषा हो गया। अब देखिए अब हिंदू मुस्लिम भाषा देखते हैं, उर्दू और संस्कृत, उर्दू संस्कृत, फिर नेपाली, मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक। ये वो हमारा 22 भाषा है। देखिए गिन लेते हैं, विश्वास आप ले लीजिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये हुआ 22 भाषा। अब हमारा 22 भाषा हो गया है, ठीक। देखिए ये जो आप थोड़ा सा ये देखिए, आप गुजरात जो देख लीजिए, सॉरी गोवा, ये जो गोवा है ना, यहाँ पर जो अपना देश आज़ाद हुआ ना, देश आज़ाद होने के 14 साल बाद तक यहाँ पर पुर्तगालियों का ही शासन था। यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। यहाँ पर जो गोवा में ना पुर्तगाल का झंडा लहराता था। देखिए पुर्तगालियों ने 1600 ईस्वी में आया था भारत में खोज करने के लिए, लेकिन आके गोवा पर अधिकार जमा लिया। यहाँ पर गोवा में 80% जनसंख्या किसकी है, हिंदू की, और 22% जनसंख्या किसकी है, मुस्लिम थी, ईसाई की, ठीक है ना। यहाँ पर जो गोवा में पुर्तगाली थे ना, ये यहाँ से जा ही ना रहे थे। भारत सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन विजय चालू किया। आप बोलेगा ऑपरेशन तो विजय तो कारगिल के लिए था, ऑपरेशन विजय गोवा और अंडमान निकोबार दोनों के लिए था। यहाँ से ऑपरेशन विजय चालू किया। जब चालू किया तो पुर्तगालियों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह तो किया। उसके बाद इन्होंने इसका जो गोवा में जो पुर्तगाल का गवर्नर जो था वह उन्हें क्या कहना, सरेंडर पेपर होता है, उस पर सिग्नेचर कर दिया कि हाँ भाई सरेंडर करते हैं, आप हमें जाने दीजिए। तो यहाँ पर से पुर्तगाली कब गए थे, 19 दिसंबर 1961 को। तो गोवा मुक्ति डे कब मनाते हैं, 19 दिसंबर को, ठीक है ना। गोवा लिबर्टी डे कब मनाते हैं, 19 दिसंबर को, याद रखिएगा। ये हमारा हो गया नक्शा, भाषा भी पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा चलते हैं राज्य की, जम्मू कश्मीर को। देखिए जम्मू कश्मीर का नक्शा थोड़ा सा हम बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गर्मी लग रहा है ज़्यादा। देखिए सपोज दैट ये हमारा है जम्मू कश्मीर, मान लीजिए। देखिए
ये जो एरिया है ना, आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया है पीओके, ठीक। और पीओके में ये एरिया है गिलगिट। कौन सा एरिया है? गिलगिट, वो एरिया है गिलगिट। और देखिए यहाँ से फिर बात दे रहा है पीओके। पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा किया पीओके को, उस पीओके को बांट दिया 3 भाग में। ऊपर दे दिया गिलगिट, और इसको दे दिया बाल्टिस्तान, इसको दे दिया आज़ाद कश्मीर। और देखिए ये है ना गिलगिट, ये अमेरिका का वायुसैनिक अड्डा है। अब एक अमेरिका का ही यहाँ पर ले लिया भाई। जब देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर इसलिए ले लेनू, यदि हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से इंडिया पर नजर रख लेंगे, यहाँ से चाइना पर नजर रख लेंगे, और यहाँ से रूस पे भी नजर रख लेंगे, इसीलिए ले लिया था। तो पीओके को पाकिस्तान ने 3 भाग में बांट दिया। ये हो गया बाल्टिस्तान, ये हो गया आज़ाद कश्मीर, और ये हो गया ये हो बाल्टिस्तान, ये है गिलगिट, और ये हो आज़ाद कश्मीर। यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम क्या है? सस्क्राम घाटी। सस्क्राम घाटी को चाइना को गिफ्ट दे दिया। किसको दे दिया गिफ्ट? चाइना को। पीओके ने 30% कब्जा किया था। कितना परसेंट? 30% कब्जा किया था। कब किया था? 1948 में। कब किया था? 1948 में। यहाँ पर ऑक्साई चीन को कौन? चाइना ने 10% कब्जा कर लिया था। ऑक्साई चीन को 10% चाइना ने कब्जा कर लिया था। देखिए कब्जा 1962 में किया था। कब किया था? 1962 में। ई चोट्टा 1962 से पहले ही कर लेते। जानते हैं क्यों नहीं किया? देखिए एक्चुअली में ना हम लोग का पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। बोलेगा कि पंचशील समझौता कितने देशों के बीच में था? 2 देशों में, भारत और चीन में। उस समझौता में क्या हुआ था कि देखिए हम आपके देश पे अटैक नहीं करेंगे और आप हमारे देश पर अटैक नहीं कीजिए। मतलब कि चाइना भारत पर अटैक नहीं करेगा और भारत चाइना पर अटैक नहीं करेगा। उस समय पंचशील समझौता हुआ था। सिर्फ कितने बार? 6 बार, 54 से लेकर 60 तक हुआ था। उसके बाद पंचशील समझौता खत्म हुआ ना, उसके बाद क्या किया? चाइना अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद 1962 में ऑक्साई चीन कब्जा कर लिया। अब देखिए ये तो बाहर हो गया, ठीक। हम लोग देखते हैं अपने अंदर से। देखिए जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय भारत के बड़े मतलब जो बड़े बड़े राजघराने थे वो बोलते थे ना कि हम अलगा रहेंगे, मतलब मेरा देश अलगा होगा। उस समय अंग्रेजों ने छोड़ दिया था ना कि आप जहाँ पर रहना चाहते हैं आप वहाँ पर रह सकते हैं। तो 3 था। देखिए एक हैदराबाद था और एक जूनागढ़ का नवाब था। हैदराबाद का निजाम था और कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह गुलाब सिंह के वंशज थे। गुलाब सिंह से डोगरा वंश थे। देखिए 1846 में अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को दे दिया, जो कि 1846 में जो गुलाब सिंह थे ना जम्मू के राजा थे। जम्मू के राजा थे गुलाब सिंह। 1846 में अंग्रेजों ने श्रीनगर किसको दे दिया? गुलाब सिंह को। और गुलाब सिंह के वंशज कौन थे? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह कहाँ के थे? किस वंश के थे? डोगरा वंश के। तो डोगरा वंश के शासक थे राजा हरि सिंह। उन्होंने क्या किया कि हम अलगे रहेंगे। पाकिस्तान सोच रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना सोच रहे थे कि कश्मीर में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है तो हमारे देश में मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान क्या किया ना, 24 अक्टूबर को ढुका दिया आतंकवादियों को ढुका दिया। यहाँ पर जब ढुकाया ना तो यहाँ तक पीओके जिसको हम बोलते हैं, आतंकवादियों ने यहाँ तक आ गया था। उस श्रीनगर जहाँ से राजा हरि सिंह शासन करते थे ना, वहाँ तक पहुँचने ही वाला था। तो राजा हरि सिंह ने किनसे? भारत से मदद मांगी। बोले कि आप बोले राजा हरि सिंह कि आप हमारी मदद कीजिए। तो राजा हरि सिंह मांगे मदद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके करीबी बीपी मेनन को हवाई जहाज से भेजा गया कि आप जाइए समझौता कीजिए और उसको बोलिए कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। तो 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? राजा हरि सिंह ने। राजा हरि सिंह किस वंश के थे? तो डोगरा वंश के शासक थे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। देखिए ये जो है ना, ये तो सब पीओके हो गया, ये ऑक्साई चीन हो गया। और यहाँ पर ये पूरा लद्दाख हो गया। अब नया बदल गया, 370 धारा आती है। और यहाँ पर ये जो था श्रीनगर जो था वो लद्दाख बन गए। और ये जो है ना नीचे के, ये हमारा नीचे का हो गया, ये रह गया है जम्मू, ठीक है ना, जम्मू। देखिए हम लोग अब थोड़ा सा दारा के बारे में देखते हैं। दारा के बारे में
दारा, देखिए दारा उसे कहते हैं दो पहाड़ों के बीच में एक ऐसा रास्ता जिसमें से गाड़ी आर पार आ जा सके, जिसमें से गाड़ी एक दो आर पार आसानी से आ जा सके, उसे हम लोग दारा बोलते हैं। घाटी मतलब पहाड़ों के बीच में मतलब एक दो चार गांव बसा हुआ, उसे घाटी कहते हैं, ठीक है ना। तो दारा के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए ये हुआ हमारा क्या, कश्मीर। देखिए ये हमारा श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है ना, श्रीनगर है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर से इधर पीओके, इधर अक्साई चीन है, ठीक। देखिए श्रीनगर से ये दारा हो गया, श्रीनगर से पाकिस्तान यानी पीओके को कौन दारा जोड़ता है, तो बुर्जिला दारा। कौन दारा जोड़ता है, बुर्जिला दारा, ठीक। और देखिए ये लद्दाख, तो लद्दाख श्रीनगर से लद्दाख को कौन दारा जोड़ता है, जो जिला दारा। कौन जोड़ता है, जो जिला दारा। श्रीनगर से चाइना को कौन जोड़ता है, काराकोरम। कौन, काराकोरम, ठीक। और श्रीनगर से और मतलब श्रीनगर से और इधर इधर से भारत के जो राज्य है श्रीनगर से इधर से इन सब जो सब जोड़ता है, इसको कौन जोड़ता है, बनिहाल दारा, ठीक है ना। ये हमारा दारा हो गया। श्रीनगर से पीओके को कौन जोड़ता है, तो बुर्जिला दारा। श्रीनगर से चाइना कौन जोड़ता है, तो काराकोरम। श्रीनगर से लद्दाख को कौन जोड़ता है, कौन दारा जोड़ता है, तो जोजिला। और श्रीनगर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार कौन दारा जोड़ता है, बनिहाल दारा। ये हुआ हमारा दारा जो कि जोड़ता है। अब हम लोग कश्मीर में कुछ पहाड़ियाँ जो है फेमस, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कश्मीर में 4 पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ तो बहुत है फेमस जो है। पहला है हमारा काराकोरम पहाड़ी। कौन सा है पहला, काराकोरम, ठीक है ना। दूसरा लद्दाख, तीसरा जस्कर, चौथा पीर पंजाल। पहला है काराकोरम, दूसरा का लद्दाख, तीसरा का जस्कर, चौथा पीर पंजाल। हम आपसे बोले दो पहाड़ों के बीच में एक ऐसा रास्ता जो कि सॉरी दो पहाड़ों के बीच में मतलब ये दो इधर पहाड़ और बीच में गांव बसा होता है, हम क्या बोलते हैं, घाटी। तो यहाँ पर हम इसको घाटी बोलेंगे। ये कौन सा है, काराकोरम में लद्दाख था, काराकोरम लद्दाख घाटी। और फिर इसको भी घाटी बोलेंगे, लद्दाख और काराकोरम लद्दाख और जासर घाटी, फिर जासर और पीर पंजाल घाटी। देखिए पाकिस्तान के स्वात घाटी, पाकिस्तान के स्वात घाटी और इंडिया के कुल्लू घाटी, ये सेब के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये हमारा हुआ कुछ फेमस कश्मीर के पहाड़ी। अब हम लोग चलते हैं कश्मीर के मेन पॉइंट पे, मतलब कि कश्मीर का कौन कौन सा जगह जो है अच्छा है, जिससे हम लोग जिससे क्वेश्चन पूछता है। तो हम कश्मीर का नक्शा बना लेते हैं। पहले सबसे पहले ये थोड़ा हम बनाया है लेकिन बना नहीं आ रहा, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बनाने नहीं आ रहा है। देखिए अब हम देखते हैं इसमें फेमस जगह जो हमारे एग्जाम में पूछता है, किस में प्रसिद्ध है, क्या है। पंखा इसलिए नहीं चालू किया है ना कि साउंड पंखा आएगा आपको समझ में नहीं आएगा बढ़िया से। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर है लेह, ठीक। यहाँ पर एयरपोर्ट है, इसे हम लेह लद्दाख बोलते हैं, जो कि सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। इसे हम लोग लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है। लद्दाख के सामने, लेह के सामने यहाँ पर है कारगिल। यहाँ पर क्या है, कारगिल। कारगिल 1999 में युद्ध था पाकिस्तान से। युद्ध का कारण क्या था कि शिमला समझौता का उल्लंघन था। कारगिल से ऊपर यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। आपसे एक बात और बताना भूल गए, जो ग्लेशियर का सिंबल दिखाता है व्हाइट सफेद कलर का थोड़ा सा, ठीक है ना, बर्फीला दिखाता है, आप समझ गए ग्लेशियर है। कारगिल के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, पाकिस्तान से छीना गया था, बलात्कार आर्मियों ने पहुंच कर यहाँ पर बैठ गया था। पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद थे। यह ऑपरेशन मेघदूत द्वारा पाकिस्तान से छीना गया था 1984 में, ठीक। ऑक्साइड चीन के सामने यहाँ पर है गिलगित। देखिए ये वाला हमारा ऑक्साइड चीन हो गया, ये चीज है। यहाँ पर क्या है, गिलगित। क्या है, गिलगित। यह अमेरिका का एयरपोर्ट है। क्या है, गिलगित, अमेरिका का एयरपोर्ट है गिलगित। यहाँ पर गिलगित से यहाँ पर आइए, यहाँ पर मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद क्या है, पीओके की क्या है, राजधानी है मुजफ्फराबाद, ठीक है ना। हम लोग तब देखिए ये हमारा पीओके है ना मुजफ्फराबाद, ठीक। मुजफ्फराबाद के ऊपर यहाँ पर
यहाँ पर देखिएगा आप क्या है, कुपवाड़ा, क्या है, कुपवाड़ा। कुपवाड़ा के ऊपर गुलमर्ग है। कुपवाड़ा ऊपर क्या है, गुलमर्ग। गुलमर्ग है जो गुलमर्ग पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है गुलमर्ग, जबकि गुलबर्ग कर्नाटक में है। ये हमारा है गुलमर्ग। गुलमर्ग से ऊपर उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, कहाँ पर है, उरी में हुआ था, ठीक है ना, उरी। देखिए कुपवाड़ा से नीचे आइए, घासा से यहाँ पर है पूंछ, क्या है, पूंछ। पूंछ के सामने यहाँ पर है पुलवामा। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जिससे हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा, पुलवामा, पुलवामा के सामने यहाँ पर देखिए श्रीनगर है, क्या है यहाँ पर, श्रीनगर। ये हमारा कौन सा है, पूंछ है, पुलवामा है। पूंछ और पुलवामा के बीच जब आप ट्रेंगल खींचेगा ना तो यहाँ पर है राजौरी, क्या है, राजौरी। यहाँ पर है पुलवामा। पुलवामा देखिए ये पुलवामा है। पुलवामा के बगल में यहाँ पर क्या है, श्रीनगर, क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर को राजा अशोक ने बसाया था, ठीक है ना। श्रीनगर किसने बताया, राजा अशोक बसाया था। श्रीनगर है। श्रीनगर के बगल में यहाँ पर बारामूला पर्वत है। बारामूला पर्वत जो है ना चुंबकीय शक्ति का फेमस है। देखिए अटलांटिका महासागर का है, अटलांटिका महासागर का बरमुंडा त्रिभुज और अंतरिक्ष का ब्लैक होल जो कि अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को गुजरने नहीं देता है। ये हमारा कौन सा है, बारामूला पर्वत। यह चुंबकीय शक्ति के कारण विमान को अपनी ओर खींच लेता है, बारामूला। कश्मीर हो गया, ठीक। श्रीनगर, श्रीनगर हो गया ना। श्रीनगर से एक रोड आ रहा है जो दिल्ली तक जाएगा। उस रोड को पकड़ते पकड़ते नीचे आइए, जब नीचे आएगा ना तो यहाँ पर है आपका वैष्णो देवी, क्या है, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मंदिर है, तीर्थ स्थल है घूमने वाला। वैष्णो देवी के नीचे है यहाँ से रोड था, क्या है आपको, यहाँ पर है उधमपुर थल सेना। उत्तरी कमांड का मुख्यालय क्या है, उत्तरी थल सेना का मुख्यालय क्या है, उधमपुर, क्या है, उत्तरी थल सेना का मुख्यालय क्या है, उत्तरी थल सेना का मुख्यालय क्या है, उधमपुर। उधमपुर से नीचे आएगा तो यहाँ पर है जम्मू। जम्मू यह तवी नदी के किनारे बसा है। इसे राजा जम्मू लोचन ने बसाया था। इसके रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, जम्मू तवी नाम है, ठीक है ना। यह ठंडा के दिन में, ठंडा के दिन में यहाँ पर जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ होती है, जम्मू। जबकि गर्मी के दिन में जम्मू कश्मीर राजधानी कहाँ होती है, श्रीनगर, ठीक है ना। ठीक है, ये होगा हमारा जम्मू। जम्मू से नीचे यहाँ पर, इधर देखिए यहाँ पर है सांबा, क्या है, सांबा। और नीचे इसके है कठुआ। देखिए आप ध्यान से, सांबा, सांबा, कठुआ, पूंछ और राजौरी, पूरी, ये जो है ना ये सीज फायर मीन्स गोली ना चलाने के उल्लंघन के समाचार में रहते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन टिक लगा दे रहे हैं जो कि आपको पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है ना। आप पीडीएफ लेकर क्वेश्चन टिक कर दीजिएगा। हमारे देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि कश्मीर के अंतिम शासक डोगरा राजा हरि सिंह थे, ठीक। उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर दिया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पहला प्रश्न है, बोला है ना जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना भाई, तो 26 जनवरी 1957 को बना। कब बना, 26 जनवरी 1957 को। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे, राजा हरि सिंह, जो किस वंश के थे, डोगरा वंश के थे। चौथा, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा 3 देश से लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। पीओके कश्मीर का 30% भाग है। पीओके की राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट प्रश्न 7वां, इनमें कौन सा पीओके का भाग है, गिलगित, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। 8वां है हमारा प्रश्न, अक्साई चीन, अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है, 10% भाग है। प्रश्न 9वां है हमारा, 10वां है, पंचशील समझौता कितने दो देशों के बीच होता है। दो, कौन किससे होते हैं, चाइना और भारत के बीच में होता है। चीन पाकिस्तान को जोड़ता है, सॉरी आपसे बताऊंगा, चीन पाकिस्तान को सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक और कार्यक्रम हाईवे जोड़ता है। देखिए ये जो चाइना है ना, चाइना से पाकिस्तान बोला, चाइना से कि आप कश्मीर से लेके और यहाँ तक एक रोड बना लीजिए जिसका नाम क्या है, सीपीसी। अब सीपीसी ग्वादर बंदरगाह, चाइना को सीपीसी ग्वादर बंदरगाह तक जोड़ता है, ठीक है ना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक हाईवे चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है।
ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। 13 हमारा विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हमसे बोले ना, ये जो सियाचिन ग्लेशियर ना विश्व का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध क्षेत्र का मैदान है, ठीक है ना। ये भारत पाक के बीच विवादित है। ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है? कारगिल से। किससे संबंधित है? कारगिल। नुब्रा तथा सहायक नदी कहाँ से बहती है? तो सियाचिन से, ठीक। कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। कारगिल पर वायुसेना का ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। प्रश्न 17 हमारा, कारगिल पर थल सेना के ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। 18 छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? लद्दाख को, ठीक। 19 सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख। 20 भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लद्दाख। 21 श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने। 22 श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? गर्मी के दिन में, यानी मार्च से अक्टूबर। 23 जम्मू कब तक राजधानी रहती है? ठंडा के दिन में, अक्टूबर से मार्च, ठीक है ना। 24 कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमानों को खींच लेती है? बारामूला, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र क्या है? गुलमर्ग है, ठीक है ना, गुलमर्ग। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? उधमपुर। ऑप्शन नंबर बी। 27 जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत कौन है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग। 30 नंबर हमारा बोर्ड है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल कौन से है? सेब है और केसर है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल कौन से है? सेब और केसर। और 31 नंबर में दारा का पहचान बोर्ड है। देखिए, 1 नंबर जो है ना वो बुर्जिला दारा है, 2 नंबर है काराकोरम दारा है, और 4 नंबर जो है जो जिला है 3 नंबर जो है वो है बनिहाल दारा, ठीक। हम इसको पीडीएफ आपको दे देंगे, आप वहीं से देख के लिख लीजिएगा। 32 नंबर बोला है कि पहाड़ को चीनिए। पहले का हमारा काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और चौथा है पीर पंजाल, ठीक।